नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर हम 25 प्रश्नों को मैथ से कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए, गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। एक लिखा हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल 161 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार की लंबाई क्या होगी? चलिए सभी लोग कमेंट करिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होगा 26 नंबर का। देखिए बेहतरीन सवाल है। देखिए दोस्तों, कैसे लगाना होगा आपको, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको लगाना है। देखिए इस प्रश्न में एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है। देखिए समांतर चतुर्भुज आपका इस तरीके से बनता है, सभी को पता होगा। इस तरीके से बनता है। ये आपका आयत होता है, ठीक है ना। ये इसके समांतर बराबर होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। इसमें आयत में चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, बट हमारा समांतर चतुर्भुज में ये पैरेलल होती है ना, इस तरीके से। ये 90 डिग्री नहीं बनाती हैं, ये सीधे सीधे होती है। तो यही अंतर होता है और कोई नहीं। यहाँ पर ये तो क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर मान लेते हैं हाइट है, 90 डिग्री पे डाली गई है, ठीक है ना। ये हाइट देखो, फिर से बना दे रहे हैं, अच्छे से क्लियर आपको हो जाए। देखो सवाल को अच्छे से पढ़ लिया होगा, बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले करना क्या है, आपको एक समांतर चतुर्भुज इस तरीके से आपको बना लेना है, ठीक है ना। ये हाइट होती है इसकी, ये हाइट होती है, और ये आपका नीचे वाला आपका बेस होता है, ठीक है ना। प्रश्न में ऊंचाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल दिया गया है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का यानी पैरेललोग्राम का आपका एरिया का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ये आपका एरिया होता है, और क्वेश्चन में एरिया दिया गया है। क्वेश्चन में देखिए एरिया आपका दिया गया है, कितना दिया गया है एरिया आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका एरिया लिखा हुआ है कितना है, 161 है। बस आपको ऐसे लिख लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन में ऊंचाई दिया है बेस, हाइट दिया है 7, 161 लिखेंगे। आपको बेस निकालना है, बेस इक्वल है ना, 7 का डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21। सिंपल है। यहाँ पर 23 सेंटीमीटर क्या होगा, विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा गया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, मध्य वाली संख्या क्या होगी। देखिए 3 क्रमागत सम संख्या है, टोटल संख्या कितनी है, 3 है, इनका योगफल दिया है। तो हमने कई बार बताया 3 संख्याएं हैं, 3 का भाग इसमें दे दो, हमेशा मिडिल वाली संख्या पता चलती है। 3 का भाग 42 में देंगे 14 आएगा, यानी हमेशा बीच वाली संख्या निकलती है, ठीक है ना, हमेशा। और यहाँ पर प्रश्न में मध्य वाली ही संख्या पूछा है, तो बस सिंपल है, आपका 14 हो जाएगा। बड़ी पूछता तो 16 हो जाता, क्योंकि सम संख्याएं 2-2 के अंतर पे होंगी। यहाँ पे 12 होगा। छोटी पूछेगा 12, बड़ी पूछेगा 16, बीच वाली पूछेगा, मध्य वाली पूछेगा 14। विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है एक वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है 31,36,00 वर्ग मीटर है। एक महिला को 4√2 मीटर पर सेकंड की दर से मैदान को विकर्णीय तौर पर पार करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में चाल दिया गया, हमें दूरी निकालना है। दूरी कैसे निकालेंगे, ये आप मान लीजिए आपका एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग की भुजा ए मान लेते हैं। इसका विकर्ण निकालेंगे तो आप कहेंगे विकर्ण इसका होता है भुजा √2 यानी a√2, है ना। ये आपको पता है। सबसे पहले देखिए मैदान का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। यही क्वेश्चन में दिया गया है 313,600, है ना। तो यहाँ पर आपका मान लो दिया गया 3,13,600। तो हम कहेंगे भुजा निकालिए, तो आप कहेंगे इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहेंगे ये वर्गमूल होता है 560। इसका वर्गमूल निकालेंगे 560 आएगा। 560 गुणे 560 करेंगे ना, तो आपका 3,13,600 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए ए हमको पता चल गया, सीधी सी बात है, हम विकर्ण निकाल सकते हैं। विकर्ण हमारा a√2 होता है, तो इसी में √2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 560 √2 हमारा विकर्ण आ गया। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी हमको पता चल गई ना। तो यही जो 560 बटे √2 आया हुआ है, इसमें से आप क्या करेंगे, चाल से भाग कर देंगे 4√2 से। √2 से √2 कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 4 चौको 16, यानी यहाँ पर आ गया 140 सेकेंड। इसका मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड विकल्प नंबर होगा। बी नंबर क्या होगा इस प्रश्न का, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको जवाब देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 17 सदस्यों वाले एक समूह का माध्य स्कोर 15 था, जबकि n सदस्यों वाले एक अन्य समूह का माध्य स्कोर 12 था। यदि उनका संयुक्त माध्य अगर 13.7 था तो n का मान क्या होगा। देखिए 17 सदस्य है, माध्य स्कोर 15, तो टोटल कैसे निकालते हैं, 17 गुणे 15 कर देंगे। तो आप कहेंगे 17 गुणे 15 करेंगे तो कितना आएगा, तो 17 गुणे 15 तो आपका 255 होता है। आपको 255 लिख लेना है प्लस
यहाँ ध्यान दीजिएगा n सदस्य है और यहाँ पर n सदस्यों का 12 है, यानी 12n होगा। टोटल कितने हो गए, पहले 17 थे, बाद में आपके n थे। यही क्वेश्चन में बराबर दिया गया है 13.7 के, 13.7 के। अब हम आपसे कहेंगे, इतना आपने कर लिया, अब आप कहेंगे तो बहुत सिंपल हो गया। अब आपको क्या करना होगा, इसमें से आपको क्या है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। n का मान आपका क्या होगा, निकाल आएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका आंसर जो आपका आएगा, कैलकुलेशन है, कर लेंगे ना, चलो कर दें, कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं। देखो 212 है या 215 है प्लस 12 है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको इधर देखो, यहाँ पर 13.7 का मल्टीप्लाई 17 के साथ करेंगे तो कितना आपका आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 232.9 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 232.9 आएगा, ठीक है ना। 232 कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का हमारा 13.7 n भी रहेगा, ठीक है ना, ये भी रहेगा। और बराबर में हमारा कितना रहेगा, 255 और 12 है ना। तो 255, सॉरी यहाँ पर n भी रहेगा, है ना, 12n होगा। तो यहाँ पर 255 अब प्लस का कितना रहेगा, 12n रहेगा, ठीक है ना। अब इसको देखिए आपको सॉल्व कर लेना है, इसमें डिफरेंस लेंगे तो 1.7 का n आएगा, कितना आएगा, 1.7n आएगा। और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपको जो डिफरेंस आ जाएगा 255 में 232.9 घटाएंगे तो 22.1 आएगा, कितना आएगा, 22.1 आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, n बराबर 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, n बराबर 13। तो जिनका भी 13 आ रहा है ना, समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, सिंपल था। अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष से कम थी। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है 5 साल पहले की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। 5 साल पहले अगर हमने मान लिया कि विराट की, अगर मान लीजिए 5 साल पहले, ठीक है ना, 5 साल पहले अगर हमने मान लिया कि विराट की उम्र कितनी है, हमने मान लिया 5 साल पहले, हमने मान लिया विराट की उम्र 5 साल पहले 1 वर्ष थी। तो हम कहेंगे मोहिंदर कितनी होगी, आप कहेंगे मोहिंदर की पूछा गया है तो आप कहेंगे इसका 2/5 करेंगे ना तो आपका आ जाएगा 2x/5, है ना। और इससे क्या, 1 वर्ष कम। ये तो हमारा 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 साल पहले की बात हो रही है ना, ध्यान दीजिएगा। अब हम वर्तमान कहेंगे तो आप कहेंगे 5 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए दोनों में, तो ये हमारा निकल के आएगा वर्तमान, प्रेजेंट का निकल के हमारा आएगा वर्तमान का, है ना, ये वर्तमान निकल के आएगा। आप कहेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो 2x/5 + 4 हो जाएगा ना, 5 में घटाएंगे 4 आएगा। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर अब 7 साल बाद बोला है, इसका मतलब यहाँ पर 7 साल बाद अगर हम विराट की बात करेंगे तो x + 5 तो भाई 7 और जुड़ जाएगा तो x + 12 इसका हो जाएगा बराबर, ठीक है ना। और यहाँ पर दुगना बड़ा होगा, दुगना बड़ा होगा यहाँ पर इसका, यानी यहाँ पर कितना आएगा, 2x/5 तो रहेगा ही, अब प्लस का 4, 7 जोड़ देंगे तो 11 आपका आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, 5x + 12 × 5 = 60 होगा बराबर 2 दूनी कितना होता है, 4x होता है, अब प्लस, ठीक है ना, 2 दूनी कितना होगा, 4x होगा, 11 × 5 = 55, दूनी 110। अब आप कहेंगे x बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 5 में x में 4 से घटाएंगे x आएगा, और यहाँ पर 110 में से 60 घटाएंगे तो आपका 50 आ जाएगा, यानी x बराबर तो 50 हमने निकाल लिया। आंसर हमारा 50 नहीं होगा, गलती से 50 तो ऑप्शन नहीं दिया है। प्रश्न में पूछा गया विराट की वर्तमान उम्र कितनी होगी, x + 5, इसी में से 5 और जोड़ देंगे तो अब आप कहेंगे यहाँ पर आंसर होगा 55 वर्ष, है ना। सिंपल था, बेसिक था, इस तरीके से आपको लगाना था। उम्मीद है समझ गया होंगे। पहले आपको क्या करना है, यहाँ 5 साल पहले निकालना है x, और ये जूम करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे, 5 साल पहले था, 5 जोड़ देंगे तो आपका x यहाँ पर 2x/5 प्लस का 4 होगा, और फिर 7 जोड़ देंगे तो 11, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना था। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। पिछले वर्ष एक छोटे से व्यावसायिक उद्यम में मयंक का पूंजी निवेश 20,000 रुपया था। इसी वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष निवेश किए गए निवेश से 30% बढ़ाने की योजना बना रहा है। इस वर्ष का कितना निवेश करने की योजना है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पूंजी निवेश तो आपका 20,000 दिया है,
और यहाँ पर बोला है ना 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, तो आप सीधे कहिए ना कि 20,000 का 30%, यानी इसको आप ये तो आप इसका 30% निकालिए फिर 20,000 में जोड़िए। ये दूसरा तरीका होता है कि सीधे आप इसको 100 में पहले ही जोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे 130 आएगा परसेंटेज बटे में परसेंटेज आएगा ना 130 परसेंटेज बटे में यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो आप कहेंगे यहाँ पर 13 दूनी 26, 26,000 क्या होगा। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। तो इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं, या फिर 20,000 का 30% निकालते फिर 20,000 में जोड़ते तो भी आंसर आपका 26,000 ही आता। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। अनुपस्थित बारंबारता x को बताइए क्या होगा। समांतर माध्य दिया गया 28 है। देखिए ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य 28 दिया गया है, ठीक है ना। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है। आप कहेंगे समांतर माध्य का फार्मूला तो हमने कई बार बताया ही है आपको, है ना। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सिग्मा fx अपान सिग्मा f होता है। ये तो हमने कई बार बताया है। अब आप कहेंगे fx कैसे निकालें, तो ये देखो, ये जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है ये तो आपका f है, लेकिन ये x नहीं है। ये x कैसे निकालेंगे। देखो x निकालने का सबसे सिंपल तरीका होता है 0 10 है ना, इनका अंतर मतलब 0 10 दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे यानी 5 आएगा। ऐसे 10 भी जोड़ेंगे 30, 2 का भाग कर देंगे 15 आएगा। यहाँ पर 50 यानी 2 का भाग कर देंगे 25 आएगा। यहाँ पर ऐसे ही करेंगे तो 35 आपका आएगा। यहाँ पर करेंगे तो 45 आपका आएगा। यहाँ पे करेंगे तो आपका आ जाएगा 55, है ना। ये आपका आ गया। ये आपकी ध्यान दीजिएगा ऊपर वाली वैल्यू हमारी x की, नीचे वाली f की। अब इनको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे 12 गुणे 5 करेंगे तो 60 आएगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे कर देंगे, है ना। यहाँ पे कर देंगे 15 गुणे 18 कर देंगे, है ना। तो 15 गुणे 18 कर देंगे ना तो 270 आएगा। तो देखिए कुल मिला के सभी को आपको ऐसे ही गुणा करके यहाँ पे लिख लेना है ना। तो सब इस तरीके से आएगा। फिर इनको क्या करोगे तो आपको आ जाएगा सिग्मा। ये आपको कितना आ जाएगा, इन सब को क्या करोगे, जो भी वैल्यू सब क्या है गुणा करने पे सबको आपको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद सिग्मा एफ क्या होगा, सिग्मा एफ नीचे वाला होगा, इनको जोड़ लीजिएगा, है ना। और जोड़ने के बाद डिवाइड कर दीजिएगा। और इसी के बराबर समांतर माध्य क्वेश्चन में दिया गया 28 है। पूरा कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा और सॉल्व करके कमेंट जरूर करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। चलिए बाद में बता दीजिएगा, इस प्रश्न को आप लगा लीजिएगा, हमने आपको समझा दिया है क्या क्या करना है। यहाँ पर देखिए अगला सवाल है, यहाँ पर मूल्यांकन करना है, 33 नंबर है। देखिए बहुत सिंपल है, पहले पूरा नंबर लिखिए, 623 नंबर लिखा हुआ है। इसमें बार किस में नहीं लगा हुआ है, 6 में नहीं लगा हुआ है, 6 कम कर लेंगे, ठीक है ना। ये सब आपके बटे में लिखे हुए, ठीक है ना, बटे में लिखे हुए। तो अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 3 यानी 2 संख्याओं में बार लगा हुआ है ना, तो 2 संख्याओं में बार मतलब 9 9 लिखना है। जिसमें बार नहीं लगा होता है ना उसका मतलब 0 होता है। उसका मतलब क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पर 623 में से 7 घटाएंगे ना, 617 बटे 990 क्या होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल सवाल है। यदि प्रेक्षण दिए गए हैं और इनका माध्य 9 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। अंतिम 3 तो आपको दिख ही रहे हैं ये वाले, लेकिन हमें एक्स का वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास विषम नंबर है ना तो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहता है एक्स का वैल्यू निकालना। देखो मिडिल नंबर देखिए, यहाँ पर मिडिल नंबर आपका x+5 हो रहा है। यही x+5 को हम 9 के बराबर कर देंगे, x+5 बराबर 9 कर देंगे। तो आप कहेंगे x बराबर हमारा आ गया 4, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। अब यही 4 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 5 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 7 4 11 आएगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 14 आएगा, और 3 से भाग कर देंगे। 3 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 34 आएगा, और 34/3 का मतलब होता है 11 से 1/3, है ना। ये 3 लिखा हुआ है। तो विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ तक तो चलो क्लियर हो गया। मान लीजिए यहाँ पर अगर ऑड नंबर नहीं होता, सम संख्याएँ होती, तो सम संख्याओं में क्या होता, फिर आपके बीच में 2 संख्याएँ बचती, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को जोड़ते और फिर 2 से भाग करते हैं, फिर इसके बराबर करते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखो विक्रय मूल्य पर तो हम सबसे पहले विक्रय मूल्य ही मान लेते हैं कि 100 रुपया है। परसेंटेज की बात हो रही है ना, 20% की हानि होती है, इसका मतलब लॉस जो हो रहा है, हानि हो रहा है 20 रुपये की हो रही है। हमने आपसे कहा सीपी क्या होगा, तो आप कहेंगे सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस होता है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, ये सीपी हमको 120 पता चल गया। प्रश्न में बोला गया क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि बताइए, तो हानि तो 20 रुपये तो हो ही रही थी। क्रय मूल्य पे पूछा है, बटे में हमेशा क्रय मूल्य आएगा इंटू 100। सिंपल सवाल है। 20×6 = 120 यानी 50/3% इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। डी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा।
दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है तो अंकों का क्रम उलट जाता है। दोस्तों कसम खा लीजिए कि जब भी सवाल दो अंकों वाली संख्याओं का योग दे दे, संख्या में जोड़ने के बाद कहे संख्या का क्रम उलट जाता है, नई संख्या बताइए, मूल संख्या बताइए, आप कसम खा लीजिए आज से कि ऐसे प्रश्नों को आपको ऑप्शन से लगाना है, बाई ऑप्शन से लगाना है, बाई ऑप्शन से लगाना है, बेसिक नहीं लगाना है। कसम खा लीजिए और कभी गलत नहीं होगा। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 27 जोड़ने की बात हो रही है, 27 जोड़ने की बात हो रही है, तो पहले इसमें 9 से भाग कर देंगे। जितना जोड़ने की बात कहेगा 9 से भाग कर देंगे, तो आप कहेंगे 9 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर भागफल हमारा 3 आएगा। जो भी संख्या देगा ना वो 9 के मल्टीपल पे देगा, 9, 18, 27, 36, 36, 45, इस तरीके से आपसे बोलेगा। यहाँ पर 3 आया ना, 3 हमने क्यों निकाला है पता है आपको? मतलब जो भी संख्या होगी ना उनके डिजिट में अंतर 3 का होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 3, 4 में अंतर 1 का, ये तो ऑप्शन आपके खत्म हो गए और ये भी खत्म हो गए। यहाँ पर अंतर 3 का है ना, यही दो ऑप्शन आपके पॉसिबल हो सकते हैं। आप पहले वाले को चेक कर लीजिए, 25 लिखिए, क्या 27 जोड़ने पर क्या इसकी संख्या बदल जाती है? आप कहेंगे बिल्कुल बदल गई, आप कहेंगे बिल्कुल बदल गई। 25 से देखिए डिजिट बदल गया, आपका 52 हो गया। इसको देखिए 52 को जोड़ के, इसमें ज़िंदगी में नहीं बदलेगा। जब एक ऑप्शन हमारा सेट हो गया है तो दूसरा वाला तो कभी हो ही नहीं सकता है। लो 79 आया है, कहाँ से हो जाएगा, है ना? तो विकल्प नंबर है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको हमेशा ऑप्शन से ही लगाना है, याद रखिए। हमारी बात को अच्छे से आप दिमाग में बैठा लीजिए। किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या को उस वर्ग का, देखिए कोई संख्या बार बार आता है तो क्या होता है, उसी अंतर्गत आने वाले पदों संख्या जो रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है, एक तरीके से बार बार आना उसकी बारंबारता कहलाता है। सिंपल सवाल है, आप ऐसे ही बता देंगे। बी नंबर, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। देखिए सभी को पता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। आपको थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, ये मान लीजिए 5 है, ये मान लीजिए 12, ये 13 है, तो पाइथागोरस थ्योरम का आप कॉन्सेप्ट पढ़े ही होंगे। कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 25 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे 44 आएगा 12 का। और जोड़ने पर देखेंगे ना दोनों तरफ आपका 169 ही आएगा। यही पाइथागोरस थ्योरम होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। सिंपल सवाल था। कबीर 10 रुपये में 11 रुपये की दर से पेंसिलें खरीदता है और 11 रुपये में 10 की दर से उन्हें बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखिए सिंपल है, इस टाइप के भी प्रश्नों को हमने कई बार कराया है। एक तरफ आपको रुपए लिखना है, एक तरफ आपको वस्तु लिखना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 10 रुपये हैं, 11 की वस्तुएं हैं, यहाँ पर 11 रुपये में 10 की दर से बेचा जा रहा है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 10 दाव में कितना होता है 100, और यहाँ पर 11 गुणे 11 करेंगे 121। याद रखिएगा पहले वैल्यू CP आती है और हमेशा बाद वाली SP आती है। अगर रुपए लिखोगे पहले, वस्तु लिखोगे बाद में, तो याद रखिएगा ट्रिक होती है। 100 की चीज़ को 121 में बेच रहे हैं, सिंपल सी बात है, 21% का में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 40 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये, और यहाँ पर पूछा गया है सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण नीचे किए लेखा चित्र में दिया गया है। और यहाँ पर इन विषयों में सीमा द्वारा प्राप्त सभी अंकों का योग 480 है, टोटल 480 है ना। और यहाँ पर गणित में पूछा गया है सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, गणित में तो 93 डिग्री है। हम ये कह सकते हैं कि टोटल अगर अंक हमारे 480 हैं, डिग्री की बात हो रही है, अगर परसेंटेज में होता तो 100% बराबर करते, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो पहले लिखेंगे 360 डिग्री, क्योंकि पूरा कंप्लीट चक्र जो होता है 360 डिग्री का बनाएगा। और यहीं पे क्वेश्चन पे हमें बोला है 480 के बराबर है। हमसे पूछा क्या गया 93 डिग्री कितना होगा, है ना, यही तो पूछा गया है। अब आप इसको चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, है ना। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 480 बटे 360 गुणे 93, है ना, ये आपका आ जाएगा। 0 0 काट ही सकते हैं। और यहाँ पर किससे काटें, 12 से काट लीजिए, 12 त्रिका 36, 12 चौको 48, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 31 गुणे 4 करेंगे ना तो आप कहेंगे 124 आएगा, और बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। विकल्प नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, छोटा सवाल है, युगपत समीकरण है, इसका पूछा गया है कितने हल होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने युगपत समीकरण के लिए ऑप्शन देख लेते हैं। आप केवल एक हल है, केवल 2, अनंत, या इनमें से कोई नहीं, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक 4 है, यहाँ पर y का गुणांक यहाँ है x y, और जो बराबर में लिखा हुआ है। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको करना कैसे होता है एक बार अच्छे से समझ लीजिए।
तो फिर कभी गलत आपका नहीं होगा, ठीक है ना। देखो सवाल कहाँ पक गया, हाँ ये है। तो ये जो x का गुणांक होता है ना, ये आपकी a1 होती है, और यहाँ पर ये जो x2 है ये आपका a2 हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं a1 बराबर 4 है, और a2 बराबर बात करते हैं ना तो a2 बराबर 8 है। ऐसे b1 का कहेंगे तो y के गुणांक होगा, इसका b2 हो जाएगा, और जो बराबर में लिखा हुआ है ना ये c1 c2 होते हैं, इनका रेशियो c1 अपान c2 1/2, a1 अपान a2 1/2, 4/8 1/2, और यहाँ पर 3/6 होगा ना 1/2, यानी यहाँ पर तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 इस तरीके से आपका बनेगा, है ना। ये आपको बराबर आ जाएगा, ये आपको क्या होगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। और जब ये कंडीशन बराबर हो जाती है ना तो उसके अनेक हल होते हैं, मतलब अनंत, है ना। अनंत हल होगा, विकल्प नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछ लिया गया, के का मान बताइए जिसके लिए द्विघात समीकरण। तो देखिए हमने कई बार बताया है कि आप विविक्तर पढ़े होंगे, डी बराबर b² - 4ac पढ़े ना, बस यही आपको कर लेना है साल। तो यहाँ पर b² कितना होगा, 4√3 का स्क्वायर करेंगे 16, 4√3 का स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16, इसका √3 का 3 रहेगा, तो यहाँ पर 48 आ जाएगा माइनस का 4। ए हमारा दिया हुआ है 4 और सी दिया हुआ है के, बराबर हमारा 0 में रहेगा, और यहाँ पर 48 माइनस 4 चौको 16 के बराबर 0। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। के की वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी, जो कि विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो है आपका 42 है, यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है हमारा। यहाँ पर देखिए पूछा गया, उमा एक टेरिस पार्टी का आयोजन कर रही है और कुल अनुमानित व्यय को निम्न 5 मदों के लिए टेबल के अनुसार निर्धारित करती है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर व्यय हमारे परसेंटेज में दिए गए हैं। यहाँ पर 850 मद 3 पर, यानी 850 3 मद का मतलब 10% है। तो यहाँ पर 2 मद और 5 मद पर कुल पूछा गया, तो कुल तो पहले हम पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर 850 रुपये हमारे 3 मद पर है, टोटल कितने रुपए होंगे, तो आप कहेंगे 3 मद का तो परसेंटेज 10 दिया गया, तो ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं, 10% की वैल्यू हम मान लेते हैं कि 850 रुपये दिया है। 100% यानी टोटल रुपए की बात करेंगे तो आप कहेंगे 850/10 × 100, इसको आप कहेंगे सॉल्व कर लीजिए। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8500। ये बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर 2 और 5 पे पूछा गया है, 2 तो आपका ये है, 5 ये है, और यहाँ पर 20 और 15 जोड़ेंगे 35%, यानी 8500 का आपका 35% निकालना है। यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है ना। 85 × 35 कर देंगे तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2975 आ जाएगा। विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना सिंपल सवाल था। 44 नंबर देखिए पूछा गया है, माध्यिका बताइए। देखिए माध्यिका कैसे निकालना है आपको, सबसे पहले इनको आरोही क्रम में अरेंज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो पहले आरोही क्रम में इनको हम अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा 0 आएगा, इसके बाद 1 आएगा, फिर 2 है, फिर 2 है, 2 बार है ना। इसके बाद ध्यान दीजिएगा 3 एक बार लिखा हुआ है, फिर 4 है, और 5 हमारे 3 बार लिखे गए हैं। आप 5 3 बार लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर फिर अगला है 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। टोटल नंबर देखिए यहाँ पर हमारे कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 12 नंबर है टोटल, यानी सम संख्या है। 1 2 3 4 5 इधर से उड़ाएंगे, 1 2 3 4 5 इधर से उड़ाएंगे, बीच में बचा है 4 5, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो 4.5 क्या होगा। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। यहाँ पर देखिए 45 नंबर पूछा गया, 2 समान वस्तुओं को 200 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा जाता है। एक पर 10% का लाभ होता है, किंतु दूसरे पर 10% की हानि होती है। शुद्ध प्रतिशत लाभ या हानि पूछा गया। सिंपल है, देखो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 200 रुपये के प्रत्येक दर से बेचा जाता है, और एक पर लाभ एक पर हानि, हमें परसेंटेज से ही मतलब है, क्योंकि परसेंटेज में ही पूछ रहा है आंसर, लाभ हानि इसका कोई मतलब हमें नहीं है। तो सीधी सी बात है, आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं सक्सेसिव मेथड से, है ना। और इसका एक और ट्रिक होती है, जब दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो सीधे हमने बताया है x²/100, परसेंटेज की हमेशा हानि होती है। हमेशा क्या होती है दोस्तों, हानि। 10 के स्क्वायर 100/100 यानी 1% की हानि। विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 46 नंबर आपसे पूछ रहा है, एक वस्तु कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत कितना बढ़ाना होगा। 25% की देखिए फ्रैक्शन वैल्यू सभी को पता है 1/4 होती है,
जो नीचे वाला मान होता है ना, ये प्रारंभिक वैल्यू होती है। अब ध्यान से पढ़िए, घट रही है, कम हो रही है, 4 में से घटा दीजिएगा, 3 लिख दीजिएगा। अब यहाँ से आप खुद देखिए 4 से 3 में पहुँच रहे हैं ना, सीधे कम हो रहा है। लेकिन अब कह रहे हैं कि फिर से बढ़ाना चाहते हैं, 4 से 3 में पहुँच गए हैं, अब ये कह रहे हैं कि हमें फिर से पहुँचना है 3 से 4 में। 3 से 4 में पहुँचना है तो हम कहेंगे सीधी सी बात है, आप 1 बढ़ा दीजिए और यहाँ से चल रहे हैं 3 से 4 में पहुँचने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो बटे में लिखते हैं, इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 100/3%। विकल्प नंबर डी। देखिए 47 नंबर बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको बताना आंसर क्या होगा। 18 और 24 के व्युत्क्रमों के लासा और मासा बताना है। तो देखिए 18 का व्युत्क्रम 1/18 होगा और यहाँ पर 1/24 आपका हो जाएगा। लासा और मासा देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम लासा की बात करते हैं, लासा एलसीएम, तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालेंगे 1 ही रहेगा और इसका एचसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, 1/6। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ के केस में ऊपर का एचसीएफ क्या रहेगा, 1 ही रहेगा और नीचे वाले केस का एलसीएम, यानी जो पूछा जाता है वो ऊपर रहता है और नीचे वाला जो उसका उल्टा होता है। ठीक है ना। एचसीएफ पूछा है ना, तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। 18-24 का एलसीएम पूछेंगे, आप कहेंगे 72 होगा। सिंपल है, 1/6 1/72। कहाँ पे लिखा हुआ है? विकल्प नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए 48 नंबर देखिए आपसे पूछा गया है, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें से 6 कम कर दिया जाता है तो 12, 15, 20, 27 से पूर्णतः विभाजित होती है। हम आपसे कहेंगे 12, 15, 20 और 27। एलसीएम की बात हो रही है, एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। 3 चौको 12, 3 पचे 15, 4 त्रिका 12, 4 पंचे 20, 3 चौको 12, 3 27, 5 से 5 कट गया, 9 पचे 45, 45 गुणे 12 बचा हुआ है, आप कहेंगे 12 पंचे 60, 12 चौको 48 है। यहाँ पर 6 घटाने पे बोला, 6 जोड़ देंगे, 5 और 46 हो जाएगा। तो एक बात समझ लीजिए सभी लोग, ये एलसीएम का हमने ट्रिक हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं, वहाँ एलसीएम एचसीएफ देखिएगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया है, ट्रिक होती है कैसे निकालते हैं। 49 नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया है एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बना लिया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए तांबे के तार को मोड़ा गया है, एक वर्ग बनाया जाता है, क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। 121 है, हम कहेंगे भुजा कितनी आ गई, आप कहेंगे 11 आ गई। अब हमने कहा यहाँ पर एक मोड़ा जाता है, जब भी तार मोड़ने की बात होती है ना, फोल्ड किया जाता है। मान लो पहले ऐसे था, अब उसको वृत्ताकार शेप में बनाना, फोल्ड किया गया, तो उसका सरकमफ्रेंस यानी परिधि होता है। तो पहले जितना तार था इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं वर्ग का, तो पेरीमीटर होता है 4a और यहाँ पर 11 गुणे 4 कर देंगे 44, यानी हमें वर्ग का जो परिमाप है पता चल गया है, तार का लंबाई टोटल इतना आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 44 आ गया। अब यही वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा क्योंकि इसका भी सरकमफ्रेंस यही होता है 2πr, और हम कहेंगे 44 के बराबर कर लीजिए 2। पाई की वैल्यू सभी को पता है 22/7 होती है, इंटू आर बराबर 44, 22 दूनी 44 और आर बराबर हमारा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस हमको पता चल गई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, तो 22r², 7 गुणे 7 कर देंगे, 7 से 7 कट गया, 154 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। लास्ट प्रश्न इस सेशन का हमारा, और सभी लोग जवाब दीजिए। एक समांतर चतुर्भुज की छोटी भुजा 4.8 सेंटीमीटर और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 1.5 गुनी है, समांतर चतुर्भुज की परिधि क्या होगी? समांतर चतुर्भुज समझ रहे हैं ना, समांतर चतुर्भुज एक तरीके से परिधि का मतलब होता है परिमाप। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर ये ए है ये बी है तो इसका भी परिमाप आपका 2l+b होगा, जैसे आपका आयत का होता है ना वैसे ही। बस आयत और समांतर चतुर्भुज में इतना ही अंतर होता है कि जो हमारा आयत होता है ना उसमें हमारे 90 डिग्री के कोण बनाते हैं, यहाँ पे नहीं होते, बस इतना अंतर होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि यहाँ पर छोटी भुजा दी गई, बड़ी भुजा इसका गुना है, तो हम कहेंगे 4.8 इंटू आप 15 पहले कर लेते हैं 1.5,
तो आप कितना आएगा, गुणा कर लेंगे ना तो आप बोलेंगे तो आएगा 7.2। कितना आएगा दोस्तों, 7.2। यहाँ पर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 7.2। और यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर कितना है 7.2 और प्लस यहाँ पर 4.8 है ना। इनको आपको एक सेकेंड, ये आपको कर लेना है। अब इनको आप जोड़ लेंगे, बस सिंपल है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 8 2 10, 7 4 11 12, 12 आएगा। 12 दूनी कितना होता है 24, सभी को पता है। और यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया था तो इसका आंसर जो होगा 24, ठीक है ना। 24 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर था ना तो इस तरीके से आपका आंसर जो है आ जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। कितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा बाद में। वीडियो लगे तो सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।